हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह सामोता एक बार फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जो विषय लगभग आर्ट्स के 70 से 80% स्टूडेंटों के पास होता है। आप समझ गए होंगे मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? मैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज हम बोर्ड 12th में बोर्ड के पैटर्न को लेके, क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन की नेचर होता है, किस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्या सिलेबस है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम 12वीं क्लास के सिलेबस पर जाने से पहले एक बार हमें 11वीं के सिलेबस का एनालिसिस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10th तक ऑलमोस्ट वो ही सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, साइंस, मैथ, सामाजिक, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश। लेकिन जब 10th पास करने के बाद में स्टूडेंट 11th में आता है तो उसके सामने बड़ी समस्या होती है सब्जेक्ट चूज करने की। उसके कोई कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहता है, कोई साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड में। तो आर्ट्स बैकग्राउंड में स्टूडेंट करीब स्टूडेंट, या अमूमन बोले हम 70 से 80% स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस होती है। रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइंस हर जगह, हर स्कूल में अवेलेबल है। अगर किसी स्कूल के अंदर कोई स्कूल अगर नया बन रहा है या नया अभी वहाँ खुला है तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ये बेसिक सब्जेक्ट सबसे पहले शुरू होते। तो स्टूडेंटों के पास हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री चूज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तो जब स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस चूज करता है उसके लिए वो बहुत नया सब्जेक्ट, हम ये नया तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ पोर्शन या कुछ भाग वो 6 से 10 तक एसएसटी में पढ़ चुका होता है। हम आगे बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो वो पहले पढ़ चुका होता है। तो 11वीं क्लास में बोर्ड ने एनसीईआरटी या आरबीएस स्टूडेंट को राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान करवाता है, या उन जो सिलेबस डिसाइड होता है उनमें सबसे पहले राजनीति की समझ और राजनीतिक सिद्धांतों का स्टूडेंट को ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से सिलेबस डिसाइड होता है। तो 11th में 2 बुक चलती हैं जिनमें एक राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी भारत का संविधान। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कैसे आए, ये सब 11वीं क्लास में है। तो हम 11वीं के सिर्फ बेसिक सिलेबस को देख रहे हैं, बाकी हमारा मेन पर्पज बोर्ड एग्ज़ाम 12th पॉलिटिकल साइंस है। राजनीतिक सिद्धांतों में राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय हो गया, फिर जो सिद्धांत हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं
मूलभूत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, वो सिद्धांत इसमें रखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं ये 11वीं क्लास में ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। हम ये मान सकते हैं कि स्टार्टिंग राजनीतिक सिद्धांतों से ही होती है पॉलिटिकल साइंस। फिर दूसरी बुक है भारत का संविधान। इसमें स्टूडेंटों को भारत के संविधान का ज्ञान करवाया जाता है। भारतीय संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में कैसे अप्लाई हुए, उन सब की विस्तृत चर्चा 11वीं की सेकेंड बुक के अंदर की जाती है, जिसमें चैप्टर हैं संविधान क्यों और कैसे, यानी कि संविधान क्यों बना, कैसे बना, क्या ज़रूरत थी, भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार रखे गए हैं, चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हम 6 से 10 तक की बुक में भी पढ़ चुके होते हैं, बस उनका विस्तृत रूप 11th में। स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्राम पंचायत जो गांव में होती है, नगरों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनका भी स्टूडेंटों को ज्ञान करवाया जाता है। फिर संविधान, क्योंकि संविधान को भारत की आत्मा कहा गया। संविधान में ही सब कुछ वर्णित है। संविधान एक जीवंत यानी कि एक जीवित दस्तावेज है, उसका एक अपना राजनीतिक दर्शन है। इन सब का ज्ञान स्टूडेंटों को 11वीं क्लास में करवाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन, जिसके लिए हम आए हैं आमने सामने, जिसके लिए स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, वो है बोर्ड में 12th की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, 12th पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट ने अगर 2 काम कर लिए, एक सिलेबस को अपने दिमाग में बैठा लिया, दूसरा जो अंक विभाजन है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, तो स्टूडेंट का आधा काम वहीं हो जाता है। और तीसरा, अगर स्टूडेंट ने 2 ईयर या 3 ईयर के पेपर का एनालिसिस कर लिया तो उसके लिए और भी रास्ता सुगम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 या 3 साल के पेपर से हमें ये आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस प्रकृति का आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आते हैं, फिर 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, फिर 50 शब्द वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 100 शब्द वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और निबंधात्मक 250 शब्द वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैन इसके अंदर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर स्टूडेंट अमूमन देखा गया है कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते, जो टीचर ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, उसे पता नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़नी चाहिए,
कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन सा चैप्टर से निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना है, क्यों 3 या 4 क्वेश्चन निबंधात्मक के आते हैं। तो ये बेसिक चीज स्टूडेंट को करनी पड़ेगी, तभी वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। अब हम 12th की बुक के बारे में, 12th का जो सिलेबस है, तो इसमें भी बोर्ड ने एक तरफ पूरे विश्व का ज्ञान करवाने के लिए सिलेबस डिसाइड किया है, एक तरफ भारत की राजनीति जो स्वतंत्र होने के बाद में क्या क्या चुनौतियां आई, कैसे शासन चला, इसकी जानकारी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो इन दोनों, एक तरफ वर्ल्ड विश्व का, दूसरी तरफ इंडिया का ज्ञान करवाने के पर्पज से सिलेबस डिसाइड किया है। और ये सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट को बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा गया है और आंतरिक ज्ञान से भी, दोनों से जोड़ा गया है। लेकिन स्टूडेंट एक तो सीरियस नहीं लेते इस चीज। अगर जो स्टूडेंट सीरियस होते हैं वो सिलेबस को, अंक विभाजन को, पिछले ईयर के पेपरों को, इन सब का एनालिसिस करके अध्ययन करते हैं। ये सब बातें अगर एक स्टूडेंट अपना लेता है तो उसको स्कोर करने में या पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करें सिलेबस की, तो पहली जो बुक है वो है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरी है स्वतंत्र भारत की राजनीति। यानी कि ये दोनों तरफ से, एक विश्व की तरफ से, एक भारत की तरफ से, दोनों तरफ से ज्ञान करवाने की कोशिश की गई। अब विश्व की राजनीति में क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस उन्होंने रखा है। फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन दक्षिणी एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। ये टॉपिक समकालीन विश्व राजनीति में जोड़े गए हैं। दूसरा है स्वतंत्र भारत की राजनीति, इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत के पास कुछ भी नहीं था, तो एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती। फिर दूसरा जो टॉपिक इसमें रखा है कि एक दल की प्रभुत्व का दौर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआत में लगभग 80 तक एक ही दल का प्रभुत्व रहा, अमूमन वो थी कांग्रेस। उसके बारे में भी इसमें डिटेल से बोर्ड ने मैटर डाला है। फिर नियोजित विकास की राजनीति
कि एक नियोजित ढंग से, एक प्लानिंग के आधार पर कैसे विकास किया जाए, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, ये है। फिर कांग्रेस प्रणाली, क्योंकि कांग्रेस लगभग 80-85 तक ठीक थी, उसके बाद में बिखर चुकी थी। तो उनके सामने चुनौती पुनर्स्थापना कैसे की गई, फिर जन आंदोलन का उदय हुआ। जो जन आंदोलन के उदय हुआ उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और फिर भारतीय राजनीति में नए बदलाव जो अपने वर्तमान समय से जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्वतंत्र होने के बाद से लेके अब वर्तमान तक का सिलेबस रखा गया है। और विश्व राजनीति में हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेके 1991 तक इन बीच के समय में शीत युद्ध का दौर रहा। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा के किया था, या जो परमाणु बम गिराए तो उसके बाद में जापान ने हार मान ली। 1945 से पहले जो महाशक्तियां थी उनमें जर्मनी, इटली, जापान थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो गुट बने, एक मित्र राष्ट्रों का गुट, यूएस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक ध्रुवी राष्ट्रों का गुट जिसमें इटली, जापान, जर्मनी। तो ये दोनों गुट आमने सामने हो गए। इन दोनों गुटों के बीच में, इन गुटों के साथ कुछ छोटे, कुछ मध्यम देश भी सम्मिलित थे, कुछ देश तटस्थ भी थे। तो एक सवाल यह पैदा होता है कि शीत युद्ध, हमें पता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में हुआ, यूएस यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन ये तो दोनों मित्र राष्ट्र के गुट में थे। जब जर्मनी और इटली, जापान की स्थिति खराब हो गई तो दो महाशक्तियां उभर के सामने आई। पहली महाशक्ति, दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस कहते हैं, उसका पहले नाम सोवियत संघ था। सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ, संघ का मतलब उसमें लगभग 15-16 देशों का समूह था। उन समूहों को मिला के सोवियत संघ कहा गया। तो अब
45 के बाद 1945 के बाद में दो महाशक्तियां बची, यूएस यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध कोई आमने सामने लड़े जाने वाला युद्ध नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध था। इस शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का भी चलन बहुत बढ़ गया। पूरा विश्व शंकित था कि सोवियत संघ और अमेरिका। तो सभी विश्व के देश शंकित या आशंकित थे कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उस टाइम में परमाणु हथियारों का बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने लगे। ये दो देश ही सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। तो शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर एक वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक होड़ थी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक होड़ थी। हथियारों को बढ़ाना, अन्य देश यहाँ हम एक बात और करना चाहेंगे कि अमेरिका समाजवाद अपना चुका था और रूस साम्यवाद। इनके बारे में हम अलग से बाद में चर्चा करेंगे, साम्यवाद और समाजवाद। रूस अधिक से अधिक देशों को साम्यवाद में लाना चाहता था और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि देश साम्यवाद में जाए, क्योंकि वो समाजवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवाद का। तो इस वजह से विश्व में सभी देश आशंकित थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम में परमाणु हथियारों का विकास भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमेशा हर देश आशंकित था। इसमें एक चीज है कि इसमें कुछ अच्छा भी हुआ। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। रूस को ये लगा कि क्यूबा पर अमेरिका का अधिकार हो जाएगा, तो रूस ने वहां अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। वो एक ऐसा चरम बिंदु था कि वहां पे सबको लगने लग गया था कि अब युद्ध हो सकता है। उस समय क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार थी, जो वो साम्यवाद की या साम्यवाद को अपना लिया था या साम्यवाद का समर्थक था। और लेकिन ये संकट भी उस समय टल गया। लेकिन एक चीज थी, दो ध्रुवीय शक्ति या विश्व दो गुटों में बट गया। साम्यवाद, समाजवाद, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका ने एक
संगठन बनाया नाटो, जिसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना लगभग अप्रैल 1949 में ही हो गई थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को नाटो में सम्मिलित करना चाहता था, जिसमें यूरोप के अधिकतर देश उसमें सम्मिलित हुए। ऐसे ही सोवियत संघ ने भी एक गुट का निर्माण किया। जो नाटो अभी भी वर्तमान में भी अस्तित्व में है। और नाटो में अनेक देश सम्मिलित हैं, जिनमें वर्तमान में शायद 26 या 27 देश सम्मिलित हैं। और अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से जो शीत युद्ध के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक जो चैप्टर में दे रखा है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए उनका क्या नाम था, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी और रेगिस्तान में भी, वन लाइनर में भी, क्यों किताब में बोर्ड ने सिलेबस में डाल रखा है। तो एक का था लिटिल बॉय और एक का था फेट में। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो है शीत युद्ध के चरम बिंदु कौन सा था, नाटो का गठन कब हुआ, किसने किया। इन सब के बीच में कुछ देश जो तटस्थ थे, उन्होंने भी अपना एक गुट बनाने का प्रयास किया, जिनमें नेहरू जी भी शामिल थे। उस गुट का नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, नासिर, इन सब ने मिलकर एक गुट का निर्माण करने की कोशिश की। और इनकी ये कोशिश सफल भी हुई, क्योंकि उस समय अफ्रीका या अन्य महाद्वीप में जो देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो वो उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो रूस की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ। फिर ये तीसरा विकल्प आया कि गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में नहीं, तटस्थ रहना। ये भी शीत युद्ध के दौरान ही बना, जो अभी भी चल रहा है, गुट निरपेक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, नासिर, सुकर्ण, इनके प्रयासों से इसका पहला अधिवेशन या पहली सभा 1961 बेलग्रेड में हुई। आज के टाइम में जितने भी संगठन हैं, उनमें सबसे बड़ा संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मकसद सिर्फ विश्व में शांति बनाए रखना और महाशक्तियों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो शीत युद्ध का अंत
1991 में हुआ। 1991 तक 2 महाशक्तियाँ थी, लेकिन 1991 के बाद में से लेकर अब तक एक महाशक्ति अमेरिका है, क्योंकि सोवियत संघ में जो देश थे, जितने भी देश थे, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और शीत युद्ध को समाप्त किया। इसमें अमेरिका और रूस, सोवियत संघ के राष्ट्रपतियों का भी प्रभाव रहा। इस दौरान कुछ परमाणु संधियां भी हुई। तो इस प्रकार हम शीत युद्ध के दौर को समझ सकते हैं कि इस दौर यानी 1945 के बाद से लेके 1991 के बीच में विश्व में क्या क्या घटित हुआ, ये सब कुछ शीत युद्ध के दौरान क्या घटित हुआ, ये सब कुछ बोर्ड ने 12th के पॉलिटिकल साइंस में समकालीन विश्व राजनीति में रखा। अब हम देखते हैं कि उसके बाद में जो आगे जो चैप्टर हैं, जैसे 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, फिर एशिया के बारे में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम समकालीन विश्व राजनीति में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले सिलेबस को अपने दिमाग में रखना है कि कौन से चैप्टर हैं, इनका अंक विभाजन कितना है, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं जो ब्लूप्रिंट जारी करता है बोर्ड, इन सब को और मस्ट है या अनिवार्य है कि पिछले 2 या 3 साल के पेपरों का गहन अध्ययन किया जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पिछले 2-3 महीने के पेपरों का गहन अध्ययन कर लिया और उसके साथ सिलेबस और अंक विभाजन को अच्छी तरह समझ लिया, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हाँ, इसमें छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना हमें बहुत ही एक एक लाइन को बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रेगिस्तान वाले क्वेश्चन हैं, 1 लाइन क्वेश्चन हैं। अगर ये अपने सही हो जाते, ये स्टूडेंट इनमें अच्छा स्कोर कर लेता है, तो फिर उसे अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चैप्टर में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ही बनते हैं। और अगर पिछले 2-3 साल के पेपरों को देख के एनालिसिस किया जाए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बोर्ड कौन से क्वेश्चन पुटअप करता है, बोर्ड की मानसिकता क्या होती है, या बोर्ड किस मानसिकता के आधार पर क्वेश्चन डिसाइड करता है। तो ये चीज़ बहुत इफेक्ट डालती है। ये आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का परिचय था, जिसमें सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की, कैसे इसका अध्ययन किया जाए, क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा
कि विस्तार से चर्चा तो हम जब अपनी ऑनलाइन या यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइम में हम इनके बारे में विस्तार से गहनता से इनका अध्ययन करेंगे। आज तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हमें समझनी थी, सिलेबस क्या है, अंक विभाजन कैसा है, दोनों बुक 40-40 यानी जो सिलेबस है वो 40-40 नंबर का है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी या इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर किया जाए ताकि वो फ़ायदा उन्हें मिल सके। एक गाइडेंस सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है गाइडेंस या दिशा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर 6 से 12 तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है एसएसटी से या हिस्ट्री पॉलिटिकल से, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। तो हमने समझा, 11वीं का सिलेबस भी समझा हमने, 12वीं का भी सिलेबस समझा, क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में देखा, अंक विभाजन 40-40 नंबर के हैं। हमने अंक विभाजन के बारे में भी समझा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे निबंधात्मक। हम मिलके अच्छी तैयारी करेंगे। बस आप आत्मविश्वास बनाए रखें, या अगर मुझ पे विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को बनाए रखें। आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे, आपको वन लाइनर भी होंगे। जो बोर्ड के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दी जाएगी जब अपनी कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़े, उनको भी गाइडेंस मिले। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन कमेंट या कुछ हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय।